जहाँ पे लड़की के पैदा होने पे टेंशन होती है दहेज देना पड़ेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी, और अब ये भी टेंशन है कि उसको सेफ कैसे रखें। बच्चे जो होते हैं जो इस तरह की साइकोलॉजिकल इलनेसेस से ग्रसित होते हैं, वो आपसे आंख मिला के बात नहीं करते हैं। वो सोसाइटी में जहाँ पे ग्रुप में चीज़ें हो रही हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड नहीं रहना चाहते हैं। महिला को अपनी प्रॉपर्टी समझने के चलते ही उसके कपड़ों पर, उसके रहन सहन पर, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसके ऊपर ही ब्लेम कर दिया जाता है। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हमेशा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी। हमारी मेंटल हेल्थ कैसे स्ट्रांग हुई है, उसका रीज़न है कि हमने अपनी सोसाइटी में वो सारी चीज़ें अपने आसपास, अपनी फैमिली में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में, अपनी कॉलोनी में हर जगह फील किया, और उन चीज़ों से हम अपने बच्चों को वंचित करते जा रहे हैं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा उन महिलाओं पर केंद्रित है जो बर्बरता का शिकार हुई हैं। निर्भया से लेकर अभया तक। अभया यानी कोलकाता की वो डॉक्टर जिसे ये नया नाम दिया गया है। जो शिकार हुई हैं वहशी दरिंदों का, वो कौन है? आखिर समाज में ऐसे लोग पैदा कैसे होते हैं? कौन से ऐसे कारण हैं? क्या वो मानसिक रूप से बीमार हैं? क्या उनके मेंटल हेल्थ के लिए कुछ विशेष करने की ज़रूरत है? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके चलते एक सामान्य घर का लड़का इस तरह के स्वरूप में आता है, दरिंदा बन जाता है? आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा पांडे, मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, और बहुत सारी ऐसी उपाधियां हैं जो इनको दी जा सकती हैं। समय अभाव के कारण मैं बता नहीं रही हूं, लेकिन साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सामाजिक मामलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसीलिए एक डॉक्टर के नज़रिए से भी और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नज़रिए से भी, दोनों नज़रिए से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सीमा, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। ये जो कोलकाता में हुआ डॉक्टर के साथ, आप एक डॉक्टर हैं तो आप ज़्यादा गहराई से उसको महसूस कर रही होंगी। एक महिला होने के नाते भी हम लोग उसकी संवेदना को महसूस कर रहे हैं। जो भी हो रहा है लड़कियों के साथ, और बर्बरता की घटनाएं बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। समाज आगे बढ़ रहा है तो ये घटना चाहिए, लेकिन ये बढ़ रही हैं। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे घर के लड़के इस तरह के दरिंदे बन जा रहे हैं? क्या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर क्या किया जाए? कुछ साइकोलॉजिकल है प्रॉब्लम, या परवरिश में प्रॉब्लम है? आपको क्या लगता है? थैंक यू सुनीता जी, हम मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अभया कांड है, डॉक्टर होने से ज़्यादा मैं एक महिला होने के कारण इसको महसूस करती हूँ। कहीं ना कहीं एक माँ के रूप में अपने अंदर उस कमी को महसूस करती हूँ कि जो हमारा समाज कर रहा है, अपने बच्चों को शायद वो परवरिश, वो टाइम नहीं दे पा रहा है जो उसको, जिसकी ज़रूरत है। आपने एक बात कही ट्रीटमेंट की, आपने बात कही उसके परवरिश की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। आप जब आपका बच्चा पैदा होता है, आगे बढ़ता होता है, आप उसको एक कॉम्पिटिटिव रेस में डाल रहे हैं, रैट रेस में, जहां आप उसके नंबरों की चिंता करते हैं, वो कैसे एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहा है इसकी चिंता करते हैं। आपको ये चिंता नहीं होती कि वो जा रहा है स्कूल में, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, उसके पास आमने सामने उसके पेट्स हैं। बहुत सारे बच्चे अपने पेट्स को मार देते हैं, बहुत सारे बच्चे चींटियों को, कीड़ों को मारते रहते हैं। ये दर्शाती है उनकी मानसिक स्थिति। मैं आज की तारीख में हम सारे डॉक्टर्स एकजुट होकर के इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि अभया को जस्टिस मिलना चाहिए। अभया को जस्टिस मिलने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन बहुत सारी अभयाओं को रोकने के लिए हमें अपने अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि आखिर इसकी शुरुआत हम कहाँ से कर पा रहे हैं। और हर रेपिस्ट बीमार नहीं होता है मानसिक रूप से। बहुत सारी मानसिक विकृतियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, जिसकी वजह से इंसान कंट्रोल के बाहर हो जाता है, लेकिन हर आदमी वो नहीं होता है।
वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं। आपने कोई सीरियल किलर सुन लिया, आपने किसी को देखा, उसका एक पैटर्न होता है, वो करता है। लेकिन बाकी जो रेप होते हैं, ईव टीजिंग होती है, सिर्फ रेप वो अल्टीमेट कल्मिनेशन है उस प्रोसेस का। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल तो शुरू हो जाता है आपकी बैड आई, बैड टच से। वो एक महिला के रूप में इस समाज में जब से हम पैदा क्या हुए हैं, हम तो उस स्ट्रेस का शिकार हो चुके हैं जब हम पेट में थे। क्योंकि हमारे माँ बाप को ये चिंता होती थी कि अगर लड़की होती है, आज भी जो हमारा मिडिल क्लास सोसाइटी है, लो मिडिल क्लास सोसाइटी है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, इवन साउथ इंडिया, जहाँ पे लड़की के पैदा होने पे टेंशन होती है, दहेज देना पड़ेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी, और अब ये भी टेंशन है कि उसको सेफ कैसे रखेंगे, आगे चल के उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। तो लड़की वो स्ट्रेस वहाँ से झेल रही है, फिर पैदा होती है, उसके बाद वो चालू होता है। बिल्कुल। और अब रही बात कि इन बच्चों को, जिनको अब समाज में हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हमारा बहुत ज़्यादा कंजम्पशन या कंज्यूमरिज्म काइंड ऑफ माइंडसेट के हम शिकार हैं। हमको हर चीज़ अच्छा चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा एडुकेशन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं। सीमा, हम थोड़ा सा इसको बीच में आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जो आपने बात कही उसके दो आयाम निकल के सामने आते हैं। पहला तो ये है कि कुछ लोग साइको होते हैं, जैसा आपने कहा, बिल्कुल टिपिकल लोग होते हैं, कम संख्या है उनकी। कुछ लोग साइको होते हैं जो ऐसे मानसिक बर्बरता का शिकार होते हैं और किसी तरह की बीमारी से ग्रसित होते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो एक तो वो हैं। सेकेंडरी वो हैं जो कि साइको नहीं होते हैं फिर भी इस तरह की बर्बरता करते हैं, तो वो भी समाज का एक हिस्सा है, हमारे आपके बच्चे हैं। वो आगे ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं? तो दो पहलू हुए। एक तो ट्रीटमेंट का पहलू, जो साइको है उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, और एक जो साइको नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पर पहुंच गए हैं अपनी डिज़ायर्स को लेके और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका सामाजिक या पारिवारिक ट्रीटमेंट कैसा हो, दो पहलुओं पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो पहले हम साइको वाले पे आते हैं कि जो क्या मेडिकल में ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो कि एक इस तरह के व्यक्ति को जो साइको है वो बर्बर हो जाता है इसलिए कि वो मेंटल किसी विकृति का शिकार है, तो क्या वैसे लोगों के ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था है या उनको सर्च करने की, उनको कैसे पहचाना जाए? क्योंकि दिखने में वो भी सामान्य दिखते हैं, कोई पहचान नहीं पाता है, तो उनको किस तरह से ट्रेस किया जाए और उनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? एक तो पहले आप इस पे बताइए, फिर अगली चर्चा हम लोग उस पर करेंगे। तो सुनीता जी, मैं एक सिकैट्रिस्ट नहीं हूँ, तो मैं ट्रीटमेंट की डिटेल में और सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन हाँ, आप जिन लोगों को पागल कहते हैं समाज में, जो कोई सड़क पे कपड़े खोल के घूमता है, कोई अपने बाल नोचता है, कोई जिसका अपने मेंटल साइकी पे से कंट्रोल ख़त्म हो जाए, वो साइको होता है। ठीक है, तो उसे नहीं पता वो काम करने जा रहा है, उस काम का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो नहीं सोच पाता है और उस काम को कर देता है। उसमें ये जो मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इनका भी एक स्पेक्ट्रम होता है, एक रेंज होती है। वो मिनिमल हो सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेरी एक कज़न है, उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और इतना आता है कि उस वक्त उसके सामने जो कुछ भी हो उसको तोड़ फोड़ देता है, जो कुछ हो आपको चला के मार देता है, फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। मैंने बहुत बार उन लोगों को समझाया कि इसको एक प्रॉपर एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, वहाँ जाना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर सही समय से कंट्रोल हो गया, डायग्नोज हो गया, तो हो सकता है कि कल को ये उस तरफ से नहीं जाए, कोई इस ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंस ना करे जिससे कि आके उस बच्चे की ज़िंदगी खराब हो। तो सबसे पहला है कि आपको अपने बच्चे में जो अलग सी चीजें हैं वो ढूंढना है, देखना है और पहचानना है। बच्चे जो होते हैं जो इस तरह की साइकोलॉजिकल इलनेसेस से ग्रसित होते हैं, वो आपसे आंख मिला के बात नहीं करते हैं। वो सोसाइटी में जहाँ पे ग्रुप में चीज़ें हो रही हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड नहीं रहना चाहते हैं। वो अपने गुस्से में कभी कोई चीज़ तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, और बहुत सारे ये बच्चे आपके सामने नहीं दिखाना चाहते हैं, तो पीछे से वो क्लास में जाते हैं, बच्चे के साथ
किसी लड़ाई होती है तो अपने दोस्त पे, पीयर ग्रुप में वो सारा अपना एंगर निकालते हैं, जैसा मैंने कहा पेट्स पे निकालते हैं। तो ये ऑब्जर्वेंट होने पे माता पिता के तौर पे हमारा काम सिर्फ उनके नंबरों को ना देख करके उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में इन चीज़ों की, अरे जी हमारा बच्चा बड़ा ज़िद्दी है, वो तो जब तक खिलौना लेता नहीं घर में तोड़ फोड़ कर देता है, ये अच्छी चीज़ नहीं। इसका मतलब उसका इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक दिशा में नहीं जा रही है। हर चीज़ के लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट नेचर ने भी बनाया है और हमें भी बनाना चाहिए, तो उसे हमें अपने पेरेंटिंग में लाने की ज़रूरत है। जहाँ आपको अपने बच्चे में दिखाई पड़ते हैं ऐसे भी कोई साइंस, आप कभी कभी बच्चा बहुत, दो तरह के लोग होते हैं, एक अपना सेल्फ हार्म करने वाले होते हैं, दूसरा पब्लिक को हार्म करने वाले होते हैं। इन दोनों को पहचान करके प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर जगह ले जाके उनका ट्रीटमेंट किया जाए तो है। इसको चेक करने के तरीके हैं। कंप्लीटली उनका अगर ये जेनेटिक है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंट्रोल कर सकते हैं उसको। हाँ, वही मेरे कहने का। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो दिख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुत शांत हैं, बहुत सौम्य हैं, और उनका कोई कांड ऐसा सामने आता है जैसे लगता है अरे उसने ऐसा कैसे कर दिया। बिलीव नहीं होता है कि वो बच्चा भी ऐसा कर सकता है। मेरे ख्याल से हमको लगता है कि शायद वो किसी कुंठा का शिकार होते हैं, माता पिता पहचान नहीं पाते हैं उनको, और वो जज नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा हद से ज़्यादा शांत है, तो वो भी एक कारण हो सकता है उसके मेडिकल इलनेस का। तो मैं जो भी मेडिकली इल होते हैं तो हमको लगता है कि शायद एग्रेसिव होना ही एक पहचान नहीं है। हाँ, ये भी है कि बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं रहा, एंटी सोशल, बिल्कुल जितने एंटी सोशल बिहेवियर्स हैं वो सब कुछ आपको रेड फ्लैग्स हैं। अगर आपका बच्चा अपने ग्रुप में, पीयर ग्रुप में मिक्सअप नहीं कर रहा है, वो भी एक रेड फ्लैग है। अगर वो आपके साथ बैठ करके टेबल पे ठीक से खाना नहीं खाना चाहता है, ठीक है टीनेजर्स के बहुत सारे टैंट्रम्स होते हैं, उसके बावजूद भी एज अ पेरेंट आप इस चीज़ को प्लीज़ छुपाइए मत। अगर आपके बच्चे में ऐसी कोई चीज़ दिखाई पड़ रही है जो आपके बाकी बच्चों से अलग है, तो उसको आप अकेले में ठीक से पेरेंट्स आपस में डिस्कस करके और उसको प्रॉपर एक दीजिए चेकअप, जिससे समझ में आए। सिर्फ दवा खाना इसका इलाज नहीं है। मैं ये कहूँगी कि जो ये इनका ट्रीटमेंट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का रोल है। बिल्कुल, वो काउंसलिंग घर में माँ बाप से शुरू हो जानी चाहिए। और माँ बाप हर चीज़ को बता के नहीं करते, आपके चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं उनसे भी आपको बहुत कुछ मिलता है। तो हमें थोड़ा सा टाइम एज अ पेरेंट अपने बच्चे की उन चीज़ों को रिकग्नाइज कराने में लगाना पड़ेगा। और हमको लगता है कि समाज का रोल भी अहम है। जैसे सामाजिक रूप से भी एक निगरानी का पहले तंत्र होता था, सिर्फ माँ बाप ही नहीं देखते थे, समाज में बाकी लोग भी नज़र रखते थे दूसरों के बच्चों पे, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मोहल्ले में भी कोई भैया दिख जाते थे घूमते हुए, कहाँ टहल रही हो, मतलब ये। और एक भाव रहता था कि ये बेटी हो या बेटा हमारे हिस्सा है हमारा, वो सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी। वो सामाजिकता अब कम हो रही है, मेरे ख्याल से समाज की निगरानी कम हो रही है। एक अंकल थे हम लोग के पड़ोस में, तो वो किसी भी बच्चे को देखते थे कि इधर उधर घूम रहा है तो तुरंत कहते थे घर जाओ, पढ़ाई करो, फालतू घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो रोड पे। तो एक समाज की भी निगरानी थी, वो अब घटी है। तो इससे भी बच्चे थोड़ा बेहिसाब हो गए। और दूसरी बात ये भी है कि जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ का इशू है, थोड़ा सा महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलने की भी बात है। जो हम लोग के पुरुष समाज में सदियों से ये आ रहा है कि वो हमारी प्रॉपर्टी, महिला को अपनी प्रॉपर्टी समझने के चलते ही उसके कपड़ों पर, उसके रहन सहन पर, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसके ऊपर ही ब्लेम कर दिया जाता है ना। तो मेरे ख्याल से जब तक ये इस धारणा से मुक्त नहीं होंगे कि महिला मेरी प्रॉपर्टी है, आप जैसे चाहें वैसे उसको यूज कर सकते हैं, तब तक मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं होगा। क्या? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो सबसे मेन रीज़न है, एज अ सोसाइटी हम छोटे होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। एक्सटेंडेड फैमिली की जगह
अब एकदम न्यूक्लियर सुपर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, जहाँ सिर्फ मॉम डैड एंड बच्चा है। उस बच्चे को देखने के लिए, मिक्सअप होने के लिए, खेलने के लिए लोग नहीं हैं। उसका दोस्त वो मोबाइल है, जिस पे वो अपनी एज के हिसाब से चीज़ों के कंटेंट को बदलता रहता है, देखता रहता है। बच्चा, हम बचपन में छोटे थे तो हमारे को आइडियलिज्म होता था, हम क्या सोचते थे, कभी हम पुलिस बनेंगे, कभी पायलट बनेंगे। अब वो बच्चा जो देख रहा है, वो छोटा भीम बनना चाहता है, छोटा भीम से होके सुपरमैन बनना चाहता है। कल को वो देखता है, गलत वीडियोस देखता है, तो वो गलत चीज़ें भी उसके दिमाग में आती हैं कि मैं भी ये क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें एज अ सोसाइटी हम चूक रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम सब अपने आप में सिमटते जा रहे हैं। जब तक हम अपना वो फैलाव नहीं लाएंगे, हमारे दादी दादा रहते थे, मुझे नहीं याद है कि मैंने कितना टाइम अपनी मॉम के साथ गुजारा है, क्योंकि हम कई भाई बहन हैं, लेकिन मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा अटैच थी। तो वो चीज़ें अब बच्चों में आ नहीं रही हैं, क्योंकि हम उस तरह से उनको दे नहीं रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हमेशा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी। हमारी मेंटल हेल्थ कैसे स्ट्रांग हुई है, उसका रीज़न है कि हमने अपनी सोसाइटी में वो सारी चीज़ें अपने आसपास, अपनी फैमिली में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में, अपनी कॉलोनी में, हर जगह फील किया, और उन चीज़ों से हम अपने बच्चों को वंचित करते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है। जी सीमा, चूँकि चर्चा समय हो गया है तो चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। और जो भी अभया के साथ हुआ वो और किसी के साथ न हो, इसके लिए पुलिस और सरकार को पूरी तत्परता बरतनी ही चाहिए। त्वरित न्याय मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से स्पीडी ट्रायल करा के दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले, ये सरकार का पहलू है। और समाज और परिवार का यही पक्ष है कि अपने बच्चों पर नज़र रखिए, उनकी मेंटल हेल्थ पर नज़र रखिए, और ये ध्यान रखिए कि वो कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं का सम्मान करना, स्त्रियों की निजता का सम्मान करना, उनके जीवन को अपनी प्रॉपर्टी समझने की मानसिकता को छोड़ना, ये भी हमको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। दर्शकों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, बुरी लगी हो तो भी हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।